किसी के पास एक पूरे राज्य की मतलब पूरी की पूरी कार्यपालिका शक्ति है। हाँ, राज्य का हर बड़ा फैसला उन्हीं के नाम से होता है। बिल्कुल, हर महत्वपूर्ण नियुक्ति, नीतियां, सब पर अंतिम मोहर उसी एक व्यक्ति की लगती है। लेकिन इतनी असीमित सत्ता होने के बावजूद ना उस व्यक्ति के पास अपनी नौकरी की कोई सुरक्षा ही नहीं है। शून्य सिक्योरिटी, एकदम सही कह रही हैं। है ना? मतलब उसे बिना कोई कारण बताए रातों रात पद से हटाया जा सकता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। हमारे श्रोताओं के लिए बता दूं, ये भारतीय राजनीति के सबसे विरोधाभासी पद की हकीकत है, यानी कि राज्यपाल, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प और मतलब थोड़ा उलझा हुआ ढांचा है। एकदम। और इसीलिए इस डीप डाइव में आज का हमारा जो मिशन है ना, वो है भारतीय संविधान के भाग 6 को डिकोड करना। खास तौर पर अनुच्छेद 153 से 167 और 213 के उस पूरे संवैधानिक ढांचे को समझना, जो पूरी तरह से राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करता है। हाँ, हमारे सोर्स मटेरियल में कुछ बहुत ही बेहतरीन मास्टर विजुअल्स और जादुई ट्रिक्स के नोट्स दिए गए हैं, तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस हम इन ट्रिक्स को समझेंगे। चलिए इस भारी भरकम विषय को अनपैक करते हैं। तो इस ढांचे को आसानी से कैसे समझा जाए? इतनी बड़ी शक्ति और इतनी गहरी असुरक्षा का ये संतुलन आखिर काम कैसे करता है? देखिए, इस संतुलन को समझने के लिए ना हमें सतह से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। मतलब संविधान में जो भी लिखा है वो सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, उसके पीछे कोई लॉजिक है। बिल्कुल, एक गहरा राजनीतिक दर्शन है। तो आज हम अपने स्रोतों में दिए गए कुछ खास संरचनात्मक सूत्रों का उपयोग करेंगे, जिन्हें हम एक तरह का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, राइट? एकदम सही शब्द है, आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट। हम बहुत ही रोचक और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं, हाँ, उन्हें ये जानकारी हमेशा के लिए याद हो जाए। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, बल्कि ये समझेंगे कि ये पूरा खेल खेला कैसे जाता है। तो चलिए फिर हमारे नोट्स के पहले मास्टर ब्लूप्रिंट से शुरू करते हैं। इसमें एक बहुत ही रहस्यमयी शब्द लिखा है, रकानी कायशिश। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल किसी खुफिया कोड जैसा लगता है। ये मास्टर ट्रिक आखिर है क्या? ये मास्टर ट्रिक 1 असल में राज्यपाल के पद का पूरा आधार है। ये एक पंक्ति ही पूरी यात्रा है। इसमें हर अक्षर एक अनुच्छेद यानी आर्टिकल को दर्शाता है। ओ, तो मतलब अनुच्छेद 153 से 159 तक। हाँ, देखिए, र से राज्यपाल जो है 153, फिर का से कार्यपालिका शक्ति 154। अच्छा, और फिर नी से नियुक्ति, बिल्कुल 155 नियुक्ति है। फिर अगला का है कार्यकाल, अनुच्छेद 156, और य से योग्यताएं यानी 157, पहली श से शर्तें 158 और आखिरी श से शपथ, अनुच्छेद 159। अरे वाह, ये तो बिल्कुल किसी तिजोरी के पासवर्ड की तरह है। मतलब इस रकानी कायशिश को डायल करते ही राजभवन के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। तो चलिए इस पासवर्ड के पहले 2 अक्षरों पर फोकस करते हैं, र और का, यानी पद और शक्ति। हाँ, अनुच्छेद 153 जो कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। यहाँ मैं स्रोतों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नोट जोड़ना चाहूंगा। मूल संविधान में ना ये नियम बड़ा सख्त था कि एक राज्य के लिए सिर्फ एक ही राज्यपाल होगा। अच्छा, तो फिर ये बदला कब? 1956 में 7वें संविधान संशोधन के जरिए इसमें एक अहम अपवाद जोड़ा गया। मतलब अब एक ही व्यक्ति 2 या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये बदलाव प्रशासनिक लचीलेपन के लिए किया गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर एक ही राजभवन से 2 राज्यों का काम चलाया जा सके। समझ गई। अब अगर हम पासवर्ड के दूसरे अक्षर का पर आएं, यानी अनुच्छेद 154 जो कार्यपालिका शक्ति की बात करता है, स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो इसका असल मतलब क्या है? मतलब क्या राज्यपाल राज्य का सर्वेसर्वा या अघोषित राजा है? नहीं, यहीं पर संवैधानिक शब्दों का अर्थ समझना सबसे जरूरी है। अनुच्छेद 154 में निहित शब्द का प्रयोग हुआ है। तो निहित होने का मतलब है कि कागजों पर शक्ति उनके पास है। हाँ, वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, वास्तविक प्रमुख नहीं। इसे ना एक विशाल छतरी की तरह देखिए, जिसके नीचे राज्य का पूरा ढांचा काम करता है। अच्छा, मतलब सरकार का हर आदेश, हर गजट नोटिफिकेशन उनके नाम से निकलता है। बिल्कुल, लेकिन वो फैसले उनके व्यक्तिगत फैसले नहीं होते। शक्ति उनके नाम में निहित जरूर है,
लेकिन उस शक्ति का प्रयोग करने का जो तंत्र है ना, वो बिल्कुल अलग है। ओ, तो ये एक तरह की छद्म शक्ति है। जी। मतलब सत्ता कागजों पर किसी और की है, लेकिन ड्राइविंग कोई और कर रहा है। एकदम से। तो अब आगे बढ़ते हैं। शक्तियां तो मिल गईं, लेकिन इस कुर्सी पर बैठता कौन है और कैसे, जो हमें हमारे ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से नी और का पर लाता है। यानी नियुक्ति और कार्यकाल, अनुच्छेद 155 और 56। हाँ, तो अनुच्छेद 155 नी यानी नियुक्ति की बात करता है। स्रोत बताते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं। और यहाँ इस बात पर खास जोर देना जरूरी है कि ये कोई चुनाव नहीं है। यही तो मेरा सवाल था। एक लोकतंत्र में जहां राज्य का मुखिया इतना अहम होता है, वहां चुनाव क्यों नहीं होता? जनता सीधे वोट क्यों नहीं देती? ये बहुत ही तार्किक सवाल है, और आपको बताऊं, संविधान सभा में इस पर बहुत तीखी बहस हुई थी। अच्छा। हाँ, जरा सोचिए, अगर राज्यपाल को भी राज्य की जनता सीधे चुनती तो क्या होता? तब तो उनके पास भी अपना एक विशाल जनाधार होता। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी जनता द्वारा चुना गया नेता होता है। एक ही राज्य में दो निर्वाचित नेता, दोनों खुद को असली प्रतिनिधि मानते। ओह, इससे तो शक्तियों का एक भयानक टकराव पैदा हो जाता। एकदम समानांतर सत्ता के दो केंद्र बन जाते, जिससे प्रशासन ठप पड़ सकता था। इसीलिए इस टकराव से बचने के लिए चुनाव की जगह नियुक्ति, या तकनीकी रूप से कहें तो केंद्र सरकार द्वारा मनोनयन का रास्ता चुना गया। ये तो समझ आता है कि टकराव टालने के लिए केंद्र द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन अनुच्छेद 156 जो कार्यकाल की बात करता है, वो थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, जो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेच है। क्या पेच है? असल में राज्यपाल तकनीकी रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, जिसे अंग्रेजी में ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं, राइट? एकदम सही। जिसका मतलब है कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी किसी भी वक्त हटा सकते हैं। रुकिए, यही बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि राज्यपाल के पास कोई फिक्स जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब वो पूरी तरह से केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। 5 साल का कार्यकाल तो बस एक ढांचा भर है। हाँ, और ये कोई आम प्रशासनिक नौकरी नहीं है जहां हटाने से पहले कोई नोटिस देना पड़े। केंद्र का एक मजबूत हाथ हमेशा राजभवन के ऊपर होता है। ये तो सच में एक बहुत असुरक्षित स्थिति है। खैर, राजभवन के इस रास्ते तक पहुंचने के लिए एक 3 स्टेज का सिक्योरिटी फिल्टर भी तो पार करना होता है ना? बिल्कुल, जो हमारे ब्लूप्रिंट के अंतिम 3 अक्षर हैं, य, श और श। हाँ, अनुच्छेद 157 से 159। तो स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 है अनुच्छेद 157 य, यानी योग्यताएं। इसमें 2 प्रमुख शर्तें हैं। पहला, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। और दूसरा ये कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। मतलब एक परिपक्व उम्र। और स्टेज 2, अनुच्छेद 158। हाँ, श यानी शर्तें। व्यक्ति संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब कोई विधायक या सांसद सीधे राज्यपाल नहीं बन सकता। बन सकता है, लेकिन जैसे ही वो शपथ लेगा, उसकी पुरानी राजनीतिक सीट खाली मान ली जाएगी। और साथ ही कोई भी लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण ना किया हो। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को खत्म करने का बेहतरीन तरीका है। और फिर अंतिम चरण आता है, स्टेज 3, अनुच्छेद 159, यानी शपथ। हमारे नोट्स बताते हैं कि शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते। बिल्कुल, राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि राजभवन में बैठने वाला व्यक्ति एक स्वतंत्र और परिपक्व नागरिक हो। एकदम सही निष्कर्ष है। अच्छा, अब हमने रकाने का इशारा से राज्यपाल को कुर्सी पर तो बिठा दिया, लेकिन एक नया सवाल उठता है। बताइए। क्या वो राजभवन में बैठकर सारा काम अकेले करते हैं? बिल्कुल नहीं। राजभवन केवल एक इमारत नहीं है, ये एक नियंत्रण कक्ष है। और इस नियंत्रण कक्ष को चलाने के लिए हमारे पास मास्टर ट्रिक 2 है, ममुमका। हाँ, अनुच्छेद 163 से 167। ये कार्यपालिका का असली इंजन है। तो चलिए इस म को खोलते हैं। म का मतलब क्या है? अनुच्छेद 163। मां से मतलब है मंत्री परिषद। ये अनुच्छेद साफ कहता है कि राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल। तो अगर मैं इसे अपनी उस कार वाली एनालॉजी से जोड़ूं, तो राज्यपाल कार का मालिक है। हाँ, लेकिन ड्राइविंग सीट पर मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद बैठते हैं। जो हमारा मुंह है,
अनुच्छेद 164। एकदम सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 164 यानी मुख्यमंत्री और नियुक्तियां। राज्यपाल सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और फिर उसी सीएम की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। और ये जो सहायता और सलाह वाला हिस्सा है ना, ये असल में स्टीयरिंग व्हील है जिससे राज्य चलता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और इस नेटवर्क में एक और अहम पुर्जा है हमारा अगला अनुच्छेद 165। महाधिवक्ता। हाँ, एडवोकेट जनरल। राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। समझ गई। तो शक्ति अनुच्छेद 154 में मिली, लेकिन उसका असली इस्तेमाल 163 और 64 के जरिए हुआ। बिल्कुल, दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल बात सोचिए। कार का मालिक पीछे बैठा है, ड्राइवर कार चला रहा है, तो इन दोनों के बीच बातचीत कैसे होती है? बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब हमारे मास्टर ट्रिक के आखिरी अक्षर क में छिपा है। अच्छा। क यानी अनुच्छेद 167। हाँ, ये है मुख्यमंत्री के कर्तव्य और ये राजभवन और सीएम ऑफिस के बीच ना एक इन्फिनिटी लूप बनाता है, एक अनंत संवाद। अनंत संवाद वो कैसे? इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, प्रशासनिक जानकारी। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो प्रशासन के सारे अहम फैसलों की सूचना राज्यपाल को दे। मतलब वो कुछ छिपा नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। दूसरा, विधान प्रस्ताव, मतलब जो भी नए कानून बन रहे हैं उनका विवरण सौंपना। और तीसरा हिस्सा, मांग पर विवरण, मतलब अगर राज्यपाल खुद कोई विशेष जानकारी मांगे तो मुख्यमंत्री को वो उपलब्ध करानी ही होगी। ओह, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि राज्यपाल भले ही नाम मात्र का प्रमुख हो, लेकिन वो कभी भी अंधेरे में नहीं रहता। एकदम, यह सुनिश्चित करता है कि इस संवाद का सेतु कभी टूटे नहीं। ये तो हुई रोजमर्रा के प्रशासन की बात, लेकिन मुश्किल वक्त का क्या? जब कोई आपातकाल आ जाए, तब राजभवन के पास कौन से विशेष अस्त्र है? हमारे स्रोतों में 2 बहुत ही खास अस्त्रों का जिक्र है, अनुच्छेद 161 और 213। ये तो किसी सुपर हीरो के सीक्रेट वेपन जैसा लग रहा है। बिल्कुल। पहला है न्यायिक अस्त्र, अनुच्छेद 161। यह समाधान की शक्ति है। मतलब सजा को माफ करना? हाँ, राज्य के कानूनों के तहत दी गई सजा को मानवीय आधार पर कम करने, निलंबित करने या माफ करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। लेकिन इसमें एक सबसे जरूरी अपवाद भी तो है ना? हाँ, और वो बहुत गंभीर है। ये अस्त्र मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी और सैन्य अदालतों यानी मार्शल लॉ के मामलों में बिल्कुल लागू नहीं होता। मतलब फांसी की सजा राज्यपाल माफ नहीं कर सकते? एकदम सही। वो शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। समझ गए। तो ये 161 एक ह्यूमैनिटेरियन ब्रेक की तरह काम करता है। और हमारा दूसरा विशेष अस्त्र, अनुच्छेद 213। ये है विधायी अस्त्र, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। अध्यादेश कब जारी होता है? जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो और कोई तत्काल या आपातकालीन कानून बनाने की सख्त जरूरत पड़ जाए। ओह, तो राज्यपाल सीधे कानून बना सकते हैं? हाँ, और इसका प्रभाव बिल्कुल विधानसभा द्वारा पारित कानून के समान ही होता है, हालांकि ये अस्थायी होता है। तो ये 213 असल में एक इमरजेंसी ब्रिज है जो मुश्किल वक्त में राज्य को पार लगाता है। बहुत खूब कहा आपने। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक मास्टर रिवीजन डैशबोर्ड के रूप में समेटते हैं। बिल्कुल। हमने सबसे पहले रकानी काइश के रहस्य को खोला और राजभवन का आधारभूत ढांचा खड़ा किया, जहां हमने पद, शक्ति, नियुक्ति और शर्तों को समझा। फिर हमने ममूमा के जरिए कार्यपालिका का नेटवर्क बनाया, जहां मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का असली इंजन काम करता है। और संवाद का वो इन्फिनिटी लूप भी देखा। हाँ, और अंत में अनुच्छेद 161 और 213 के विशेष अस्त्रों को अनलॉक किया। मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले अब किसी भी परीक्षा के बस 5 मिनट पहले अपने दिमाग में इस डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एकदम। लेकिन जाने से पहले ना मैं स्रोतों के आधार पर एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल पूरी तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी केंद्र की इच्छा पर पद पर रहता है। हाँ, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अनुच्छेद 167 और इन विशेष अस्त्रों के तहत उसे राज्य के प्रशासन पर एकदम स्वतंत्र नजर रखनी होती है। ऐसे में एक राज्यपाल के लिए केंद्र की वफादारी और राज्य के प्रति अपने निष्पक्ष संवैधानिक कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता होगा।
ओह, ये तो सच में बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो संविधान के कागजों से निकलकर सीधे हमारी रोजमर्रा की राजनीति से टकराता है। हमारे श्रोताओं को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा ढांचागत तनाव है जो हमेशा बना रहेगा। तो इसी गहरे विचार के साथ इस विषय को गहराई से डीकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया।